Assalamualaikum guys, in today's lesson I am doing May-June 2022 variant 11. Okay, so this is solved by one of my students. Let's begin. In the first part, I need to express in completing the square form, which you expand and then you compare and you write in the completing the square form. Then comes find out the exact solution of this. So you have already gotten the answer of this in the completing the square form. You shift -5 here, then you square root plus minus, and then shift the 4 there, so you get the answer in the exact form. In the second question, it says 13 term of AP. So AP का आपने term का formula लगाना, that's what? A plus n minus 1D. And then the sum of 30 term of AP is -15. The sum का formula लगाना है AP का and equate to -15. So you got two equations, right? You solve them simultaneously, you got the value of A and D. Then it says find the sum of first 50 term. तो आपने sum का formula फिर से लगाया and A and D use कर लिया. Got this? Question 3. You need to find out the coefficient of x power 4. Direct coefficient के लिए पहले r को r रहने देते हैं. Then notice here x की power क्या है? 2 5 is 10 minus r. और इधर x डिनोमिनेटर में मतलब डिनोमिनेटर में x पा रहा. When it's going to come ऊपर, it's going to become 10 minus, this is x and 10, this is minus 2r, right? तो 10 minus 2r and ये वाला जब x r ऊपर आएगा तो it's going to become 10 minus 3r is equal to what's required 4. तो आपने equate to 4 करा, r2 आ गया. इसी तरह अब हमने स्क्वायर वाला करना है बच्चे. स्क्वायर वाले के लिए आपने ये फॉर्म लिख दिया. तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज बी ना. तो आपने बच्चे ये फॉर्म लिखा एक्स की पावर 4 माइनस आर है. आपने उसको इक्वेट टू 2 करा, यू गॉट आर. जब आर की वैल्यू आ गई उससे यू गॉट व्हाट बच्चे बी. फिर बच्चे बोला a प्लस बी इक्वल टू 216 है. a की वैल्यू पता है, b की वैल्यू पता है, ऐड करा, इक्वेट टू 216. दिस गाइस क्वाड्रेटिक बन गया. दिस गाइस क्वाड्रेटिक को हमने सॉल्व करा एंड फाइनल आंसर को इक्वेट कर दिया k squares and you got the values of k. So guys, now question 4. सबसे पहले आपने इसका एलसीएम ढूंढा बच्चे. एलसीएम ढूंढने के बाद बच्चे आपने इसको मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखा. डिनोमिनेटर में माइनस साइन प्लस साइन कैंसिल हो गया. न्यूमरेटर में साइन क्यूब थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा कैंसिल आउट हो गया. So you are left with sine power 4 theta plus sine square theta upon sine square theta minus 1 क्या होता है बच्चे? माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. सही है. नाउ आपने इसमें साइन स्क्वायर थीटा पर कॉमन लिया बच्चे. ये आपका क्या रह गया बच्चे? साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1. और यहाँ पे आपका है बच्चे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा टैन स्क्वायर थीटा बन गया एंड ये स्टेज द सेम. देन बच्चे एंगल्स का सीन है तो इसकी जगह आपने क्या लिखना है जो आपने आइडेंटिटी प्रूफ करी बच्चे. नाउ इस चीज की जगह बच्चे आप सवाल में क्या लिख दोगे बच्चे जो आपने प्रूफ करा? दैट वाज दिस. ये चीज आपने इधर लिखनी है बच्चे एंड देन आपको इसको इक्वेट इससे करना है. देन सिंप्लीफाई करके यू गॉट दिस cos 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0. जब आपने इसको सॉल्व करा बच्चे आपका आ रहा है sin 0. दैट मेक्स मेरा बच्चा दैट्स व्हाट पाई. डू यू गेट दिस? ओके जी. तो आपको एरिया ऑफ बी सी डी चाहिए. तो आप पूरे सेक्टर का एरिया निकालो, माइनस क्या कर दोगे? ट्राइंगल का एरिया. सेक्टर के एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ आर स्क्वायर थीटा. ट्राइंगल का ना बेस पता है ना हाइट पता है गाइस. एंगल के ऑपोजिट ऑपोजिट होता है. ये आपका हाइपोटेन्यूस है, ये आपका एडजेसेंट है. पहले आप साइन थीटा इक्वल टू साइन पाई अपॉन 6 इज इक्वल टू ऑपोजिट बी डी एंड हाइपोटेन्यूस आर. आर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे बी डी आ जाएगा. इसी तरह कॉस लगा के ए डी आ जाएगा. ठीक है. एंड देन एरिया ऑफ अ ट्राइंगल कैसा आएगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. इसके बाद एरिया ऑफ अ सेक्टर क्या होगा? हाफ
r square theta, half r square theta बचे. So half into r बचे क्या आपका, this theta is 1/6 बात, तो ये चीज बन रही बच्चे. देन हमें बी डी की लेंथ बताई हुई √3.2r और बोला है पेरीमीटर ऑफ बी सी डी चाहिए. तो आपने इधर √3.2r लिखा बेस्ड ऑन साइन थीटा इज इक्वल टू √3.2r ओवर r. ये कैंसिल हुआ. साइन इनवर्स √3.2 होता है 5.3. अब आपको नया एंगल मिल गया और आपको आर्क लेंथ इजीली मिल सकती है आर थीटा से. You know the exact length of this. Now this entire thing is r. By using cos pi upon 3 is equal to AD upon r. इससे मुझे AD मिल जाएगा. मैं r minus AD करूँगा तो I'll get DC. Once I get DC मैं इन सबको add करूँगा बच्चे and I'll get the answer. So for f inverse x आपको x को सब्जेक्ट बनाना होता है, then x को रिप्लेस f इनवर्स से कर देते हैं और y को रिप्लेस कर देते हैं बच्चे किससे, x से. So that's what done here. You get this. और मार्किंग सी में ये ऐसे लिखा है माइनस कॉमन लो एंड x -1, तो मार्किंग सी में ये माइनस जो है नीचे मल्टीप्लाई होगा तो वो भी एक ही बात है. 1 - x is the same thing only. सही है. देन बच्चे इसको इस फॉर्म में लिखना है. पहले आपने एलसीएम निकाला बच्चे. एलसीएम निकालने के बाद आपका ये वाला बन गया x² + 4 - 8 अपॉन x² + 4. ये सेम चीज प्रूफ हो गई. देन रेंज है. आपने देखा ऊपर भी पावर x² है, नीचे भी x² है. x² को डायरेक्ट कैंसिल करो, 1 आ रहा है. मतलब मेरा हॉरिजॉन्टल एजिम्पटूड कहाँ पे, 1 पे. अब मेरी डोमेन क्या थी, ग्रेटर देन 2. सो गाइस अब रेंज हमें ढूंढनी है गाइस, तो वो बहुत चैलेंजिंग पार्ट है. बहुत ध्यान से सुनना. आपने पहले हॉरिजॉन्टल एजिम्पटूड देखना. हॉरिजॉन्टल एजिम्पटूड आपके ये फ्रैक्शन वाले फंक्शंस में कैसे देखा जाता है. In the numerator the maximum power of x is x square and in the denominator the maximum power of x is x square. So it's 1x square 1x square, cancel this out, which means my horizontal asymptote is at 1. Do you get this? Then the domain in this question was greater than 2. If you plug in 2 in this function, it's going to be बच्चे आपका 0, right? So the value at 2 is what बच्चे, 0. And if you go greater than 2, so that you know that the curve will go like this, which means your range is starting from 0, but it will never touch the horizontal asymptote. So my range will lie between बच्चे what, 0 till 1. Do you get this? 0 till 1. It's touching 0, that's why it's less than equal to, but it will never touch 1. Now in part C it says explain why the composite function ff cannot be formed. The composite function ff cannot be formed because a range of f does not include whole of the domain of f. Guys, ये main range and domain के लिए soon I am uploading new lessons on functions. Do watch that and you. Now comes question number 7. In the first part, I'm supposed to find the coordinates of A and B. Guys, you can clearly see that the curve and the line are intersecting at what? A and B. So if I need to find out the intersection point, I always solve it simultaneously. So I equated both y and I got the values of what, bache, x. Once you got the values of x, bache, you plug that back into any of the one equation and you're going to get the value of y. Do you get this? Once you get the limits, then you are supposed to find out the area under the, like in the middle of the line and the curve.
In that case, we always apply upper minus lower case. So what's upper here, guys? You can see that the curve is the upper one and the line is the lower one. So आपने क्या करना है, upper minus lower वाली equation को पहले minus करना है बच्चे, and limits आप कौन सी use करोगे? This is 6, this is 2. You're going to use the limits 6 and 2. देन आप इसको इंटीग्रेट करोगे, 6 and 2 की लिमिट्स डालोगे, एंड यू विल एंड अप गेटिंग द एरिया अंडर द कर्व. यू गेट दिस? नाउ in this question you are told that y is equal to sin x, और अब वो ट्रांसफॉर्म होके 4 हाफ sin x minus 30. पहले आप देखो 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, दैट मीन्स इट्स अ वर्टिकल स्ट्रेच. क्या आपको ये बात समझ आई बच्चे? देन मेरा बच्चा हाफ x से मल्टीप्लाई हो रहा है, दैट मीन्स मेरा बच्चा इट्स अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच. डू यू गेट दिस? इसके बाद बच्चे -30 का मतलब क्या? इट्स अ ट्रांसलेशन, इट्स हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन. अगर -30 है दैट मीन्स इट्स हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन टुवर्ड्स द राइट. डू यू गेट दिस? एंड व्हाट विल बी द स्ट्रेच फैक्टर गाइस? द स्ट्रेच फैक्टर बच्चे ये देखो 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वर्टिकल स्ट्रेच का फैक्टर होगा 4 एंड हाफ x. गाइस हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच का फैक्टर क्या होता है? दैट्स इन द डिनोमिनेटर, तो इट्स गोइंग टू बी बच्चे आपका 2. तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच का स्ट्रेच फैक्टर विल बी बच्चे 2, वर्टिकल स्ट्रेच का स्ट्रेच फैक्टर विल बी 4. तो आप डिस्क्राइब कैसे करोगे? वर्टिकल स्ट्रेच हो रहा है विद स्ट्रेच फैक्टर 4, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच हो रहा है विद स्ट्रेच फैक्टर 2, and horizontal transformation by 30 units to right. Do you get this? Once you got this bache, then I'm supposed to find out the exact solution of this. So mera bacha, you're going to shift 4 here first bache, then you'll alter the range. यहाँ पे आप रेंज को alter करोगे एंड देन आप alter रेंज के हिसाब से आंसर निकालोगे बच्चे. It's if you want to revise this concept, you can watch my angles lessons on YouTube. Do you get this? इसके बाद बच्चे मुझे इस इक्वेशन से इक्वेशन ऑफ सर्कल का सेंटर एंड रेडियस चाहिए. तो पहले आप इसको कन्वर्ट करते हो बच्चे इन दिस फॉर्म. यू कैन आइदर डू बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर फॉर्म बच्चे, or you can do by comparing method bache, and by this you get the center and you get the radius. Do you get this? Then it says find the set of values of constant k when this line intersect the circle at two distinct points. You equate these two equations, like आप y को इसके अंदर substitute करते हो, and then you convert it in the form b square minus 4ac, क्योंकि two distinct point है greater than 0, and by this बच्चे you get the answer. दो आंसर आ रहे ग्रेटर का. मैंने आपको रूल बहुत सिंपल बताया कि लेस देन 0, के लेस देन स्मॉलर वैल्यू एंड के ग्रेटर देन बिगर वैल्यू. इफ़ यू हैव इशू इन दिस, watch lesson 2 and lesson 3 of quadratics on YouTube. अच्छा देन गाइज मुझे पहले तो नेचर बताना है. तो नेचर में आप बच्चे क्या करते हो? डबल डिफरेंशिएशन में x की वैल्यू डालते हो जो मैंने प्लग इन करी. यू गॉट द पॉजिटिव वैल्यू विच मीन्स दैट इट्स मिनिमम. देन इक्वेशन ऑफ द कर्व के लिए बच्चे इसको डबल इंटीग्रेट करेंगे. देखो d square y upon dx square d. If I integrate once, I'm going to get what बच्चे? dy over dx. और आप इसके साथ प्लस c लिख दोगे. अब स्टेशनरी पॉइंट बताया, स्टेशनरी पॉइंट पे dy over dx 0 होता है, तो आपने 0 डाला. और x की वैल्यू बताई हुई थी, तो x की जगह I plug in x value and I got the c value. Once you get the c value, you integrate once again and you got the value of y बच्चे. And then you plug in the value of x, you get integrate again, you write c here, and you plug in the x and y value बच्चे, and इससे आपको दूसरा c मिल जाएगा, and this will be your equation of the curve. Do you get this? Then it says show that the curve has no stationary point. तो stationary point के लिए हम क्या करते हैं बच्चे?
स्टेशनरी पॉइंट के लिए करते हैं डिफरेंशिएट एंड इक्वेट टू जीरो। ये डिफरेंशिएशन का आंसर है बच्चे। आप इसको इक्वेट टू जीरो करने की कोशिश करो तो आपको रियलाइज होगा ये सॉल्व ही नहीं हो रहा, मतलब उसका एक ही आंसर आ रहा है x इक्वल टू 1 जो मुझे पता है, और कोई आंसर नहीं आ रहा। दैट मीन्स मेरा बच्चा कि कोई दूसरा स्टेशनरी पॉइंट नहीं। एंड देन last part, guys, in this part you are given with dy over dt, rate of change of y दिया हुआ है, राइट। रेट ऑफ चेंज ऑफ x ढूंढना है, तो जो ढूंढना होता है वो पहले लिखो। ऊपर क्या लिखा है बच्चे dx, राइट dx है। नीचे क्या लिखा है dt, राइट dt है। देन गो एंड सी द डेटा। आई एम डन विद dx dt dt, व्हाट आई एम लेफ्ट विद dy, सो राइट dy here बच्चे and dy here, do you get this? So now what was the value of dy over dt? 5. dy over dx कैसे आएगा बच्चे? You have already differentiated this. You have already got the differentiated की equation बच्चे. It was this. इसके अंदर बच्चे आप x को 1 डालो तो आपका dy over dx की वैल्यू क्या आ रही है बच्चे? 4. Now this is the value of dy over dx, but आपको क्या चाहिए? dx upon dy. तो आप इसको क्या कर दोगे बच्चे? रेसिप्रोकेट। डू यू गेट दिस? So this was for rate of change, and at this point we end this paper. Till then, take care guys. Allah Hafiz.